Hello everyone, welcome back to Ansasakari. Let's start our today's important article discussion. Let's start with quote. Solitude is the profoundest fact of human condition. Man is the only being who knows he is alone and the only one who seeks out another. Octavio Paz. दिव्या आप इसमें क्या ऐड करोगे? जब हम बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल, तो उस रिगार्डिंग देखा जा सकता है कि अपने निजी हितों तक सिर्फ या फिर ये सोचकर कि अकेले हैं, तो उसको इतना अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता कि सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाए। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो जिस तरह के कन्फ्लिक्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो उस सोच से आगे बढ़कर सभी को साथ लेने की प्रक्रिया में चला जा सकता है। फिर एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग हो, किसी के भी रिगार्डिंग, या फिर जो और प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड में उसके रिगार्डिंग हो, चाहे इक्वालिटी हो, हंगर हो, या कुछ भी हो, उन सब के लिए तो सबको साथ लेकर चला जा सकता है। उस चीज के सॉल्यूशन के लिए ढूंढा जा सकता है, ना कि सिर्फ अपने तक ही सीमित रहने की मानसिकता के साथ। Yes. Next is कल्प मेधा. इस नाशात्मक जगत में प्रत्येक वस्तु नष्ट होगी पर विचार, आदर्श और स्वपन जीवित रहेंगे। भले कोई व्यक्ति विचार के लिए मर जाए पर वह विचार उसकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहेगा। सुभाष चंद्र बोस। दिव्या बताओ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अभी हाल ही में जो जैन 24वें जैन तीर्थंकर थे, महावीर जैन जी की जयंती थी, 2540 50वीं जयंती। तो इतने सालों के बाद भी जो उनके विचार थे, जो उनके आदर्श थे, वो अभी तक जीवित है। किस तरह से वो लोगों में ट्रांसफर हो रहे हैं, और जैसे अहिंसा हो गई, सम्यक ज्ञान, इस तरह की जो चीजें थी जिनको वो बढ़ावा देते थे, तो उनकी मृत्यु चाहे कितने भी साल पहले हो गई, लेकिन जो उनके विचार थे, जो आदर्श थे, वो आज भी जीवित है और लोगों के जीवन में निरंतर परिवर्तन का कारण बने हुए हैं, सकारात्मक परिवर्तन का कारण बने हुए हैं। नेक्स्ट इज वर्ड ऑफ द डे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जिंजरली। तो इसका मतलब क्या होता है? विद एक्सट्रीम केयर। और तो इसको हम आसान भाषा में बोले कि हम कोई भी काम करते हैं तो सावधानी पूर्वक करते हैं। तो उसी के कंटेक्स्ट में वर्ड यूज होता है जिंजरली। और इसका सिनोनियम है कॉशियस। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। हर लिहाजे से खतरनाक है स्कल। तो हाँ, यहाँ चर्चा की गई किस तरह से धूम्रपान या फिर जो सिगरेट में पीने की जो एक आदत है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, कि किस तरह से जो हमारे आसपास पिक्चरों में या फिर मूवीज में या स्थानांतरित किया जाता है उसको अपनाया जा रहा है। तो इसके बावजूद हम देखते हैं किस तरह से जो निकोटीन है वो पाया जाता है, और वो ह्यूमन मनुष्य के मस्तिष्क पर किस तरह से प्रभावित करता है। हम देखते हैं, जब हम दिमाग की बात करते हैं तो उसमें संपर्क के लिए नेवल सेल होती है, जिसमें आकर डोपामाइन नामक एक रासायनिक पदार्थ बाहर आता है जब भी कोई स्मोकिंग करता है। तो उसके रिगार्डिंग दिमाग का जो हिस्सा होता है उसमें एनिमल पार्ट कहा जाता है, जो कि निकोटिन की लत पर काबू पाने के लिए होता है, कि नशीले पदार्थ में दिमाग के एनिमल पार्ट इस कदर उकसाते हैं कि यह संदेश भेजता है कि बार बार उन्हें स्मोकिंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से डोपामाइन रिलीज होगा और वह प्रक्रिया निरंतर होती रहेगी। लेकिन यह सोचना कि सिर्फ स्मोकिंग करने से या धुएं में फिक्र को उड़ाया जा सकता है, तो क्या यह संभव है? नहीं, कि कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए वह प्रक्रिया आरामदायक हो सकती है, इतना सुख किसी व्यक्ति को पहुंचा सकती है कि वह निरंतर उस प्रक्रिया को करे, लेकिन उसके माध्यम से पूर्ण रूप से किसी भी चिंता को या धुएं में नहीं उड़ाया जा सकता, समाधान नहीं किया जा सकता। तो निकोटिन इसके लिए जिम्मेदार है क्या? किस तरह से इस लत को निरंतर बढ़ती जा रही है उसको रोका जाए। यह न केवल धूम्रपान करने वालों तक बल्कि जो इंसान के आसपास रहते हैं उनको भी प्रभावित करती है। सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया गया। जब हम बात करते हैं कि धूम्र सार्वजनिक जगहों में धूम्रपान मुक्त प्रथम शहर की, तो चंडीगढ़ ऐसा प्रथम शहर है जो 2007 में पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त हो गया था, जो सार्वजनिक जगहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं किस तरह से निरंतर यह हालत बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके इसके लिए कर लगाए जाते हैं या कीमतों की बढ़ोतरी की जाती है, उसके बाद स्वास्थ्य चेतावनी दी जाती है, उसके बाद भी निरंतर यह चीजें बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से पहले यह डेवलपिंग कंट्रीज में एक डेवलपिंग कंट्रीज में या पश्चिमी देशों में जब चिंताएं उत्पन्न हुई स्वास्थ्य को लेकर या अन्य
प्रभावों को लेकर जिसके लिए जागरूकता बढ़ाई गई, उसके बाद कंपनियों ने विकासशील देशों की तरफ रुख कर दिया, जो कि वहां पर जो सख्त कानून ना होने की वजह से वहां पर उनकी मार्केटिंग का साधन ज्यादा प्रयोग होने की वजह से, जिसकी वजह से उन्हें मुनाफा होता है, उस वजह से वह विकसित देशों से विकासशील देशों की तरफ अत्यधिक बढ़ते चले गए। और वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से जो सिगरेट का व्यापार है, किसी भी धूम्रपान संबंधित पदार्थ का व्यापार है, वो बढ़ता चला गया, जिन पर कर अधिक होने के बावजूद भी लोग निरंतर उन्हें खरीदते हैं। तो किस तरह से समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाई जाए, ताकि इससे होने वाली बीमारियों जैसे कैंसर या अन्य बीमारियां, फिर जो हृदय रोग होते हैं, फेफड़े से संबंधित रोग होता है, उनके प्रति जागरूकता लाई जाए, ताकि इस समस्या को सुधार जा सके। जब कुछ लोग सिगरेट पीने को स्टेटस सिंबल से भी एसोसिएट करते हैं, कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वह एक समाज के ऊंचे तबके से, या उनका स्टेटस हाई है, उस तरह से। तो इस तरह के संकेतों को, या इस तरह के संकेतों को आने वाली जनरेशन तक ना पहुंचाया जाए, ताकि उन्हें रोका जा सके, इस तरह की प्रक्रिया में इन्वॉल्व ना हो, उनको किस तरह से इसके प्रति जागरूक किया जाए, यह बड़ी समस्या है। क्योंकि धूम्रपान से जो आंशिक सुकून मिलता है, उसे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, जो कि जानलेवा हो सकता है। तो किस तरह से कोई भी व्यक्ति स्वयं को एक कश लगाकर यह सोच सकता है कि वह अपनी सारी फिक्र को या सारी चिंता को छोड़ सकता है, यह संभव नहीं है, और कहीं ना कहीं चिंतन का या प्रश्न किए जाने का विषय है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रोबोटिक सर्जरी ब्रिंग्स होप टू वुमेन विथ ब्रेस्ट कैंसर। तो यहाँ पे अगर रोबोटिक सर्जरी हम देख रहे हैं कि रोबोट के थ्रू जो सर्जन है वो परफॉर्म करेगा सर्जरी, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड नहीं, बल्कि अदर फील्ड्स में भी, जैसे कि इम्प्लांटेशन करना है, इस तरीके की चीजों में भी रोबोटिक सर्जरी का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड। तो अगर इसके लिए मैं एक कीवर्ड बोलूं, इस टेक्नोलॉजी रोबोटिक सर्जरी फॉर ब्रेस्ट कैंसर, तो यहाँ पे बोला जाएगा रोबोट असिस्टेड फंक्शनल ब्रेस्ट प्रिजर्वेशन सर्जरी है ये। तो ये मेनली डील करेगा ब्रेस्ट कैंसर से, मतलब निपल और उसमें स्किन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए कि कौन परफॉर्म कर सकता है, फिर कैसे, किस रिगार्ड, कब होगी, तो अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर का होगा तभी ये परफॉर्म किया जा सकता है। और जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्यूबर साइज होना चाहिए अराउंड 5 सेंटीमीटर, एंड ओवरलाइंग स्किन एंड मसल्स आर नॉट इन्वॉल्व, वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। देन अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें कि अगर एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि हु रिस्पॉन्ड्स एज वेल एज नियो एडजुवेंट ट्रीटमेंट इज एलिजिबल। तो यानी कि निप्पल स्पेयरिंग में ये मेनली रिलेटेड है। तो इसके कुछ प्रोज भी है, कॉन्स भी है। तो मेनली हम यही देख सकते हैं कि इसके एडवांटेजेस, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि रोबोटिक आर्म्स प्रोवाइड बेटर एक्सेस एट एंगल्स विच इज नॉट पॉसिबल विद retractors in open methodology. Next is enhanced vision leads to precision in dissection. तो ये इसके कुछ प्रोज है। दिव्या आप ऐड कर सकते हो। इसमें हम ऐड कर सकते हैं, जब हम रोबोट्स की बात करते हैं, तो एआई लैंग्वेज का जो मॉडल था GPT-4, जिसके माध्यम से आंखों की सर्जरी की जाती थी। इसके अलावा रोबोट्स को जब हम अंग प्रत्यारोपण की बात करते हैं, तो उसमें प्रयोग किया जाता है। जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, तो एम्स के द्वारा किट प्रयोग की गई, जिसके माध्यम से 300 रुपये में अ, जो कैंसर है उसका पता लगाया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है कि वह है या नहीं है। इसके माध्यम से जो अन्य प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व किया जा सकता है। और एक यूनिवर्सल प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर और जब हम सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं, उसको संख्या को कम किया जा सके। और अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करूं रिगार्डिंग टू, मतलब जैसे कि अगर हम सर्विकल कैंसर की भी बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड WHO ने प्लेस दिया है 90-70-90 टारगेट का, ना कि इंडिया ने। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो ये एनीमिया से मुक्त होगा भारत। तो जहाँ एनीमिया की बात करते हैं, तो ज्यादातर गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी के कारण देखने के लिए मिलता है। इसके रिगार्डिंग एम्स ने किट बनाई है, या फिर वैक्सीन का निर्माण किया है, जो कि एक डोज से, जिससे इसको कम किया जा सके। क्योंकि देखने के लिए मिलता है कि निरंतर गर्भवती महिला को आयरन के लिए 5 से 6 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, जिसका कीमत बहुत अधिक होती है। और
इस तरह के इंजेक्शन में पूरे रूप से नहीं ले पाती, जिसकी वजह से उन समस्याएं होती हैं और उसका इलाज पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। वही जब हम विदेश में फेरी कार्बोक्सी माल्टोस की बात करते हैं, जो कि FCM इंजेक्शन की तरह है और किडनी मरीजों के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी को उसकी कीमत होती है 3-4 हजार रुपए। उसी को फॉर्मूले में कुछ परिवर्तन कर कर, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स में थोड़ा बदलाव कर कर एक जेनेरिक स्वदेशी इंजेक्शन तैयार किया गया है, जिसकी कीमत बहुत कम होगी और एनीमिया मुक्त भारत करने के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 2024 में निर्देशों में शामिल किया गया है। 6 माह के अंदर गंभीर एनीमिया पीड़ित महिलाओं को भी वह निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। आशा और जो प्राथमिक केंद्र है उनके माध्यम से निःशुल्क महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। वही जब आयरन की कमी के कारण हर साल हर तीसरा बच्चा जन्म के समय कम वजन का होता है, तथा 70% भारतीय महिलाओं में बच्चों में आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे पौष्टिक तत्वों की कमी पाई जाती है। तो अगर आयरन कम होगा, एनीमिया कम होगा, उसकी वजह से हम देखने के लिए मिलता है जो मेल न्यूट्रिशन की जो समस्या है उसमें भी वो भी सुलझाई जा सकती है कि किस तरह से बच्चों में आयरन, जिंक और कैल्शियम को अनुपात को निश्चित किया जाए। उसके साथ साथ जो बच्चे की मृत्यु दर है और जो माता की मृत्यु दर है उसको भी कम किया जाएगा, कम होने में मदद मिलेगी। जब हम पूरी दुनिया की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में जितनी मौतें होती है उसकी आधा केवल भारत में होती है, जिसका कारण एनीमिया होता है। तो इसको किस तरह से पूर्ण किया जाए, जब हम बात करते हैं विटामिन B12 और विटामिन ए की कमी के कारण पुराना सूजन या परजीवी संक्रमण और आनुवांशिक विकार आदि के कारण भी एनीमिया हो सकता है। तो विटामिन बी और विटामिन ए भी एनीमिया होने का एक कारण है। जब हम बात करते हैं महिलाओं, गर्भवती महिलाओं के अंदर एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में मौजूद लाल रक्त कोशिका जो हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, तो उनकी मात्रा अत्यधिक कम हो जाती है, जिसके कारण एनीमिया जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। जब हम केंद्र सरकार की बात करते हैं तो 2018 में एनीमिया मुक्त भारत की रणनीति रखी गई थी। इसके तहत पोषण अभियान, टेस्टिंग, डिजिटल तरीके से देखभाल जैसी प्रक्रियाओं को अपनाया गया था ताकि एनीमिया का इलाज किया जा सके, और सरकार के द्वारा वित्त पोषण किया गया था ताकि जागरूकता बढ़ाई जा सके और वित्त की कमी या फाइनेंस इंस्टेबिलिटी के कारण जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न ना हो। और 2047 तक एनीमिया मुक्त बनाने का भारत एनीमिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भ्रामक विज्ञापनों का विज्ञान। तो हम देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से जब हम विज्ञापनों के बाजार की बात करते हैं तो उनका आकार 615.2 अरब डॉलर था, जो कि 800 अरब डॉलर होने का अनुमान लगाया जा सकता है। औसत व्यक्ति प्रतिदिन 200 से 300 विज्ञापन देखता है। तो किस तरह से वह उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते होंगे, या वह किस तरह से उन्हें उस प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित किया जाता है, ये हम देख सकते हैं कि किस इरादे से मनोवैज्ञानिकों द्वारा वह बनाया जाता है। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि रंग भेद जैसी नीतियां उनके द्वारा अपनाई जाती है, या इसको किस तरह से कम किया जाए जिसकी वजह से समाज में असमानता उत्पन्न होती है, या फिर रंग की वजह से, गोरे और काले की वजह से इस प्रकार के भेद उत्पन्न होते हैं, उसको किस तरह से रोका जाए। जब हम प्रोटीन पाउडर्स की बात करते हैं और किसी अन्य ब्रांड की बात करते हैं तो उसके द्वारा दिए गए जो निष्कर्ष होते हैं तो वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होते, किस तरह से उनमें जो मात्रा दी गई होती है जिस पदार्थ की, वह पूर्ण निश्चित नहीं होती, गलत होती है, जिसके कारण हानिकारक फंगस जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। जो कि प्रोटीन में देखे गए थे, 70% में प्रोटीन की गलत जानकारी दी गई थी, जिसमें आधे हिस्से में उनको पेश ही नहीं किया गया था कि उनके अंदर क्या है, जिसमें 14% के नमूने हानिकारक उत्पन्न हुए, 8% में कीटनाशक के अवशेष पाए गए हैं, कीटनाशक। और जब ये जानकारियां पारदर्शिता की कमी के कारण या फिर जानकारी की कमी के कारण इस तरह की चिंताएं उत्पन्न होती है, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित और जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा जब हम ग्रीन वॉशिंग की बात करते हैं तो किस तरह से पर्यावरण के साथ साथ ग्रीन वॉशिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। ग्रीन वॉशिंग जिस उत्पादन या सेवा के बारे में भ्रमक पर्यावरण दावे किए जाते हैं और परिभाषित किया जाता है कि यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब उसके नियमांक और उपभोक्ताओं की बात करते हैं तो वह उसके रूप आकर्षित करते हैं। तो किस तरह से ग्रीन वॉशिंग को कम किया जाए ताकि जो पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव है उनको भी रोका जा सके, क्योंकि निरंतर जलवायु परिवर्तन और अन्य समस्याएं पर्यावरण के लिए हानिकारक है। उपभोक्ताओं को गुमराह किया जाता है तथा ऐसी प्रथाओं
को बदलने की आवश्यकता है, ताकि पर्यावरण पर भी कम प्रभाव पड़े और जो लोगों के जीवन में होने वाली समस्या है उनको भी कम किया जा सके। इसके लिए जरूरी है कि बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया जाए। उसके लिए नियमों को प्रयोग किया जाए, कड़े नियम बनाए जाए। उद्योगपति केवल अपने हित के बारे में न सोचकर उचित प्रोडक्ट को प्रदान करें। उपभोक्ताओं वकालत समूह, यानी कि जब हम बोलते हैं कंज्यूमर कोर्ट की बात करते हैं, तो उसके बारे में जानकारी दी जाए। जनता के बीच में सहयोग शामिल होना चाहिए, किस तरह से अपने जो कंज्यूमर राइट्स है उनका प्रयोग करना है, कि अगर वो कोई सामान खरीदने हैं तो उसके ऊपर लिखी हुई जो सामग्री है वह उचित रूप से लिखी हुई है नहीं है, क्या उसमें उतना ही प्रतिशत मात्रा मौजूद है या नहीं है, इन सभी के बारे में एक उपभोक्ता को पता होना चाहिए। इसके अलावा जब उपभोक्ता स्वयं टिकाऊ उपभोग प्रथाओं के बारे में शिक्षित होना चाहिए, किस प्रकार की प्रयोग से पर्यावरण को नुकसान होगा या उसके स्वास्थ्य को नुकसान होगा। इसके लिए जरूरी है कि जागरूकता का होना, जवाबदेही का बढ़ना और निरंतर प्रयासों के माध्यम से, उचित नियमों के माध्यम से ही इस चीज को अपनाया जा सकता है। आचल, आपको कुछ ऐड करना है? Next is what Baltimore tragedy says about ocean trade. तो फर्स्टली आपको आइडिया होना चाहिए वेयर इज बैलेटिमोर लोकेटेड। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एक सिटी ऑफ मैरीलैंड में लोकेटेड है, दैट इज यूएसए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस पर मतलब क्या रीजन रहा कोलाइड होने का। तो इसमें यही है कि जो श्रीलंका का इंडियन हेडेड सीफेयर्स फॉर श्रीलंका collided with the Francis Scott Key Bridge at it was डिपार्टिंग द पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर। वो यहाँ से गुजर रहा था तो उस टाइम पे कोलिजन हुआ है। तो इस इंसिडेंट से कैसे इम्पैक्ट होगा ये हम देख सकते हैं। कैटास्ट्रोफिक डिस्ट्रप्शन होगा फ्लो ऑफ गुड्स में। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें बाल्टीमोर पोर्ट की, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि जो बाल्टीमोर पोर्ट है वो ऑटोमोबाइल और ट्रक कार्गो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ओशन ट्रेड इम्पैक्ट करेगी। और अगर हम बात करें यूएस में पोर्ट के उससे भी, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है फॉर कोल शिपमेंट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका स्पेसिफिक रीजन कोलिजन का यही बताया जा रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। एक साइड बोला जा रहा है कि लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस हुए, उसके अलावा नेक्स्ट इसलिए सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन करने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट रशिया यूक्रेन वॉर भी कहीं ना कहीं एक रीजन है। इसके अलावा साइबर अटैक, शिपिंग और राइजिंग सी लेवल, क्लाइमेट चेंज, ये भी कहीं ना कहीं हमारी ओशन ट्रेड पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट ना हो, उसको मिटिगेट करने के लिए, फिर उस रिस्क को बचाने मिटिगेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट शेयर कर सकते हैं कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। अगर नेक्स्ट बोला जाए तो एक रोबस्ट कंटीजेंसी प्लान होना चाहिए ताकि रिजिलियंस बना रहे ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क में। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो भी उस ट्रेड में शामिल है तो उसको कोलैबोरेट करके, मतलब ऐसा पोटेंशियल होना चाहिए कि कैसे हम डील कर सकते हैं फ्यूचर में अगर इस टाइप की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो ना कि एक दूसरे को ब्लेम करके, तो वो इस टाइप का पॉइंट होना चाहिए। दिव्या, आप ऐड कर सकते हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन ने यूनिवर्सिटी चेजर, तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हम याद रख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी चेजर की ट्रॉफी किसने जीती। तो कोलकाता के कंप्यूटेशन वैज्ञानिक सनातन के सौरभजीत देवनाथ ने इसको जीता है। तो क्विज टूर्नामेंट है जो इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरपोल एक्सपीरियंस इन कॉम्बैटिंग क्राइम, तो फर्स्टली इंटरपोल के बारे में हम स्पेसिफिकली बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कौन सी, मतलब कौन इससे सर यूएस। पोज फॉर कंपनी। सो फर्स्ट हम देख सकते हैं कि इंटरपोल के बारे में, जैसे कि हम, तो अगर हम इंटरपोल
ये एक फैक्ट है कि ये पूछ सकते हैं कि इंटरपोल कब मतलब इंडिया ने ज्वाइन किया होगा, तो फर्स्ट माइंड में ये आना चाहिए। इंडिया ने ज्वाइन किया था 1949 में। और अगर हम इंटरपोल इन इंडिया की बात करें तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन डील करता है उससे, तो सीबीआई डील करती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉम्बैटिंग फॉर क्राइम से डील करता है। तो ये इसके कुछ फैक्ट्स हो गए। उसके अलावा हम इसके कुछ प्रोज एंड कॉन, तो इंटरपोल इज अ नेटवर्क ऑफ पुलिस फोर्सेस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज which work closely together, sharing data, expertise, and criminal profiles to keep its 196 member countries safe। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितनी कंट्रीज टोटल है इसमें, 196 कंट्रीज, और इंडिया ने ज्वाइन किया था 1949 में। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो ज्योग्राफिकल लोकेशन हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया एक ऐसी ज्योग्राफिकल जो गोल्डन क्रिसेंट और साउथ ईस्ट एशिया गोल्डन ट्रायंगल के बीच में आती है, और 19% ऑफ वर्ल्ड ओपियम सप्लाई यहीं से ही होता है। एंड फॉरेन गैंग, तो इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की, उनको रोकने के लिए भी इंटरपोल का कितना बड़ा रोल है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। नारकोटिक्स के पर्सपेक्टिव से कि काफी सारे हम देखते हैं कि इसको रोका जाता है, रोकने के लिए करते हैं कुछ। हम दो ऑपरेशन की बात कर सकते हैं। ऑपरेशन सैनर्जिया, इंडिया वाज एट द हार्ट ऑफ मल्टीनेशनल एफर्ट कोऑर्डिनेटेड बाय इंटरपोल। तो ये 1300 मैलिशियस आईपी एड्रेस एड्रेस से डील करेगा। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं ऑपरेशन हयाची विच लेड टू अथॉरिटीज ब्लॉकिंग मोर देन 80,000 सस्पिशियस बैंक अकाउंट्स एंड सीजिंग ओवर 300 मिलियन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरपोल का कितना बड़ा रोल है। दिव्या आप ऐड कर सकते और यह 7 सितंबर 1923 वियना ऑस्ट्रिया में इंटरपोल की स्टेब्लिशमेंट की गई थी। ये देख सकते हैं कि कब स्टेब्लिश हुआ था। तो जब हम बात करते हैं जस्टिस अनिरुद्ध बोस सुप्रीम कोर्ट जज से रिटायर होने के बाद राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के प्रमुख बनेंगे। तो भारत में कुछ ऐसे संस्थान हैं जिनके लिए देखना है कि जो कि सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को उनके लिए उन पदों पर नियुक्त किया जाता है। तो जब हम राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की बात करते हैं तो उसके जो प्रमुख है उनको जस्टिस अनुरोध बोस जी को उसके लिए नियुक्त किया गया है। नाइजीरिया मेक हिस्ट्री विद रोल आउट ऑफ न्यू 5-in-1 मेनिंजाइटिस वैक्सीन। तो मैन 5CV रिकमेंड की गई है WHO द्वारा, जो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट 5 स्ट्रेन ऑफ द मेनिंजाइशियस बैक्टीरिया इन सिंगल शॉट। तो वैक्सीनेशन का नाम याद रख सकते हैं कि नाइजीरिया द्वारा बनाई गई है मैन 5CV मेनिंजाइटिस के लिए। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज है, तो मेनिंजाइशियस बैक्टीरिया, और सिंगल शॉट के माध्यम से, यानी कि एक बार वैक्सीनेशन के द्वारा हम उस चीज को कर सकते हैं। जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री अवंतिका वंदनापू को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सनल ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में अमिताभ बच्चन जी को और इस वर्ष से इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा जब हम 2022 की बात करते हैं, 2022 में पीएम मोदी जी को और 2023 में गायिका आशा भोसले को इसके द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। 2022 में इसका 2021 में इसको प्रारंभ किया गया था। तो कुवैत के प्रधानमंत्री पद पर शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाब की नियुक्ति की गई। तो कुवैत के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, नए प्रधानमंत्री नियुक्त हैं। उनका नाम है शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाब। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 की रिपोर्ट
की बात करते हैं तो विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसमें जो भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है वो 71 वर्ष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 74 वर्ष बताई गई है। नेक्स्ट, धर्मशाला स्टेडियम में हाइब्रिड पिच। तो धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम, तो जो हाइब्रिड पिच बनाने वाला भारत का पहला स्टेडियम बन गया है, जिसमें हाइब्रिड पिच में प्राकृतिक ट्रप के साथ साथ सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाएगा, जिससे विकेट को अधिक टिकाऊ, सुसंगत और सामान्य उछाल योग्य बनाया जा सके। हाइब्रिड की मिक्स पद्धति को अपनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडिया द रोल ऑफ रेनेसा, जो पुस्तक है वो भीमेश्वर चिल्ला जी द्वारा प्रकाशित या लिखी गई है। तो याद रख सकते हैं पीटी फैक्ट के लिए कि द रोल ऑफ रेनेसा, इंडिया द रोल ऑफ रेनेसा किसके द्वारा लिखे थे, तो भीमेश्वर चिल्ला जी द्वारा लिखित है। इसके बाद हिंदुस्तान जिंक, जो हिंदुस्तान जिंक है लिमिटेड है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक करने वाली कंपनी बन गई है। जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक की, तो राजस्थान में स्थित जिंक की सिद्धेश्वर खुर्द खान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खान बन गई है। तो सुदेसर सुर्द खान राजस्थान में स्थित है और चांदी का उत्पादन वहां पर किया जाता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की है। जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी देश के अगले नौसेना अध्यक्ष बनाए जाएंगे। तो नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे दिनेश त्रिपाठी जी को। इसके बाद है एनएसजी के प्रमुख की बात करें तो नलिन प्रभात जी को नियुक्त किया जाएगा। जब नेक्स्ट की बात करते हैं तो त्रिशूल पुरम उत्सव केरल में स्थित त्रिशूल के वडकुंनाथन मंदिर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो वडकुंनाथन मंदिर केरल में स्थित है और त्रिशूल पुरम उत्सव केरल में मनाया जाता है। सरकार ने नैनो यूरिया प्लस को अधिसूचित किया। तो नैनो यूरिया प्लस की पद्धति को अपनाया गया है कि नैनो यूरिया का उत्तम वर्जन या तैयार किया जा सके। जब हम देखते हैं कि किस तरह से फसलों में नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसी प्रकार के उत्सर्ज यूरिया तैयार किए जाते हैं कि जिस भी पदार्थ की कमी है उसी के को पूरा किया जा सके। तो नैनो यूरिया में जहां वजन के हिसाब से 1 से 5% नाइट्रोजन सामग्री होती थी, वही नैनो यूरिया प्लस में 16% नाइट्रोजन सामग्री होगी। तो नैनो यूरिया में नैनो यूरिया प्लस में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाएगी। महिला वनडे में श्रीलंका ने 300 रन का लक्ष्य पाने वाली पहली टीम बन गई है। तो जब हम बात करते हैं कि किस तरह से कुछ महिला खिलाड़ियों के नाम, यहाँ हम देख सकते हैं कि एमेलिया केट जो कि न्यूजीलैंड से संबंधित है, बेल्डी क्लॉर्क जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, सी आ अटापट्टम जो कि श्रीलंका से संबंधित है, दीप्ति शर्मा जो कि भारत से है, और लोरा वुलफोर्ड जो कि दक्षिण अफ्रीका से है। तो जिनके द्वारा अब तक सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। तो जब हम सी आर पट्टम की बात करते हैं तो वो महिला वनडे में 2 बार 175 प्लस स्कोर बनाने वाली अकेली ऐसी महिला है जिन्होंने यह लक्ष्य हासिल किया है। दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट में 4 भारतीय हैं। तो भारत के 4 हवाई अड्डे जिसमें दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद को जगह दी गई है। सर्वश्रेष्ठ 50 में दिल्ली एयरपोर्ट को स्थान दिया गया जो कि 36वें स्थान पर आया। हवाई अड्डे को ऑस्कर कहे जाने वाले प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट को अवार्ड 2024 के खिताब से दोहा के हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है। तो अगर नंबर 1 की बात करें तो जो स्कॉटेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड दोहा के हमाद एयरपोर्ट स्टेशन को दिया गया है। सिंगापुर चांगी इस बार दूसरे पायदान पर रहा। वहीं जब हम सोशल इचियोंग एयरपोर्ट की बात करते हैं तो वह तीसरे स्थान पर रहा। पहली बार अंडमान की सैमपोन जनजाति के लोगों ने किया मतदान। तो पीवीटीजी समूह है जो कि अंडमान में रहती है, उनके द्वारा पहली बार केंद्र शासित प्रदेश में मतदान किया गया था। तो जब हम बात करते हैं कि 98 सैमपोन मतदाताओं में से पहली बार 7 ने मतदान किया। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 229 बताई जाती है कि 229 लोग हैं जो कि
शेमपोन जनजाति से संबंध रखते हैं, जिसमें से 98 मतदाता है जो कि मतदाता सूची में शामिल है, जिसमें से 7 के द्वारा प्रथम बार मतदान किया गया। तो जब हम बात करते हैं कि किस तरह से सेंगपोन जनजाति मतदान केंद्र पर अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए कटआउट में सेल्फी खिंचाते हुए यहाँ देख सकते हैं कि हम किस तरह से दिखाया गया है कि जनजाति के लोग मथासिया, एक निकोबार आदिवासी युवा के रूप में जाने जाने वाले दुभाषीय में एक भाषा में मदद की ताकि भाषा को समझा जा सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीएल जांगला ने बताया कि इन लोगों को पहले एक प्रशिक्षण के जरिए ईवीएम और वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया कि किस तरह से उसका प्रयोग करना है। उसके बाद उनके द्वारा मतदान की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। वही जब हम देखते हैं कि किस तरह से मतदान के बहिष्कार के बारे में कहा गया था कि बिहार के औरंगाबाद जिले के नोहटा और तमिलनाडु के डिडीगुल जिले में उरा उरीला पट्टी के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। वहीं मूक गांव में भी वोटिंग की। जम्मू कश्मीर के बड़ी में मूक बधिर आबादी के कारण उस गांव का नाम मूक गांव पड़ गया। वहां पर भी निवासियों के द्वारा मतदान किया गया क्योंकि उन्हें सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं मिल सके। जब हम बस्तर की बात करते हैं तो 56 गांवों में पहली बार मतदान किया गया। बस्तर छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला है। अगर हम देखते हैं 56 गांवों द्वारा पहली बार मतदान किया गया। 75 साल बाद भी ऐसे स्थान है जहां पर पहली बार मतदान हुआ। 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उसी वक्त यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि मतदान का अधिकार सभी को प्रदान कर दिया गया था, जिसमें सिर्फ 18 वर्ष या 21 वर्ष न्यूनतम क्राइटेरिया रखा गया था जिस किसी भी व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्रदान करने के लिए। उसके बावजूद भी कई स्थान ऐसे हैं जो जहां पर अब 2024 में प्रथम बार जिनके द्वारा मतदान किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के जो चीन से सटे इलाके हैं जहाँ जिसका नाम है माल मालोगाम में मतदान के लिए सिर्फ एक महिला सोकेला त्यांग के माध्यम से मतदान किया गया। जब हम बांग्लादेश और भारत की सीमा की बात करते हैं तो जो लोग त्रिपुरा में वोट डालने के लिए आए थे, जो उस सीमा पर रहते हैं लेकिन बाढ़बंदी के कारण उस पार चले गए, उनके भी मतदान के प्रयोग किया गया। कांटेदार बाड़ों को हटाकर उनको मतदान देने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। तो जब पीवीटीजी ग्रुप की बात करते हैं तो उनके द्वारा पौंडनस नामक फल उनके लिए खाने में प्रयोग किया जाता है। अगर हम छोटे से द्वीप घर को भारत का हांगकांग में बदलने की बात करें तो मेगा विकास परियोजना वहां पर लाई जा रही है, जिसको लिए वहां की एक सवाल यह उठता है कि हो सकता है कि वह वहां की जो फ्लोरा फोना है और वहां की जो जनजाति वहां पर रहती है शायद उनको खत्म कर दी। आंचल, आप कुछ ऐड? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अर्थ डे के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो दिस इज, अगर हम 24 में बात करें 2024 में, तो इट इज द 55th अर्थ डे, जो कि COP28 भी अभी हुआ है जैसा कि हमें पता है दुबई में, ऑन क्लाइमेट चेंज। तो फिर वाई अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड? तो ये अर्थ डे हमें रिमाइंड कराता है कि डेट आवर स्मॉल प्लेनेट इज पेरिशेबल, तो इसलिए मनाया जाता है। और अगर इस ईयर थीम देखा जाए कि थीम क्या था, तो प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। सो प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक की बात क्यों की गई? तो हम यहाँ पे एक डाटा देख सकते हैं यूएनईपी का। उन्होंने बताया कि estimate that around the world a million of plastic bottles are bought every minute and 5 trillion plastic bags are used every year। तो हम यहाँ पे एलिमिनेट करने की बात करते हैं कि प्लास्टिक को एलिमिनेट किया जाना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो और हमने कुछ दिन पहले बात भी की थी, चाइना का इससे भी ज्यादा प्लास्टिक में मतलब वो करती है एज कंपेयर टू इंडिया, वहां पे ज्यादा होता है। और अगर हम प्लास्टिक पोल्यूशन से डील करने के लिए किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट, किसी स्टेट में बात करें तो स्पेसिफिकली कुछ दिन पहले आया था कैनोर डिस्ट्रिक्ट इन केरला इज अ एक मॉडल की तरह एक्ट करेगा जिसने सक्सेसफुली फोर्ट किया है अगेंस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन। सो ये इसमें है। इसके अलावा हम इसमें बात कर सकते हैं ओशन कंजर्वेटरी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने माइक्रोप्लास्टिक
के बारे में बताया था। तो माइक्रोप्लास्टिक की रेंज मतलब 0.5 mm होनी चाहिए, ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे यही है कि प्लैनेट सफर्स बोथ इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ वेपनरी। तो चाहे मिसाइल से तो हर एक चीज में यूज हो रहा है, तो हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। तो फर्स्ट कोप हुई थी बर्लिन में, COP28 हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे दुबई में। तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है कि 1.2 ट्रिलियन टू ओवर 2.2 ट्रिलियन, एंड रेवेन्यू ऑफ द टॉप 100 कंपनीज इन द आर्म्स इंडस्ट्री। सो ये हम पूरा देख सकते हैं। तो अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इस साइड थीम रहा है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।